आराधना डिग्री कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास के अंदर हमने बीएससी थर्ड ईयर में केमिस्ट्री में स्टार्ट की थी थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से मेटल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनका स्थायित्व हम थर्मोडायनेमिकली और काइनेटिकली देखते हैं, यानी गतिक स्थायित्व देखते हैं और उसका उष्मागतिक स्थायित्व देखते हैं। किसी अन्य यौगिक के लिए हम स्थायित्व की गणना जब करते हैं तो उसका ये देखा जाता है कि वो कितनी देर तक बना रह रहा है, मतलब वो कितनी देर तक स्टोर कर सकते हैं उस यौगिक को। पर इसके अंदर क्या किया जाता है कि संकुल यौगिक का स्थायित्व, हमने एक एग्जांपल लिया था कोबाल्ट पेंटाएमिन कोबाल्ट, तो उसके अंदर क्या था कि वो थर्मोडायनेमिकली, यानी कि थर्मोडायनेमिकली तो ऐसे तो वो क्या था अस्थायी, जो रूम टेम्परेचर पर क्या हो रहा था, वियोजित हो रहा था अपने धातु आयन और लिगैंड के अंदर। पर काइनेटिक यानी जैसे आप इसे किसी अम्लीय विलयन में डालते हो तो अक्रिय हो जाता है, वो वियोजित नहीं होता। इसका मतलब काइनेटिक वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया, और वो थर्मोडायनेमिकली क्या हो गया, अनस्टेबल। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी हम एक स्थायित्व के रूप में, जब किसी यौगिक के संकुल के लिए एक केवल स्थायित्व की बात की जाएगी तो वो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होगी, और उसके किसी अम्ल के अंदर क्रिया की बात की जाएगी, उसका रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जाएगा, रेट कांस्टेंट निकाला जाएगा, तो वहाँ काइनेटिक स्टेबिलिटी की बात की जाएगी। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। इसके अंदर क्या होता है, जेरम जो बीजेरम साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि जितने भी संकुल यौगिक होते हैं, जितने भी संकुल हैं मेटल और लिगैंड से बनते हैं, जितने भी संकुल यौगिक होते हैं वो मेटल और लिगैंड से बनते हैं। यहाँ पर जैसे आयरन, हेक्सासाइनोफेरेट, तो यहाँ पर ये हेक्सासाइनोफेरेट जो होता है इसका निर्माण जो होगा वो इस तरह से नहीं होगा कि आयरन प्लस 6 साइनाइड मिलकर क्या बना लेंगे, संकुल बना लेंगे। इसके अंदर क्या होगा, स्टेप वाइज फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन कैसे होता है, स्टेप वाइज होता है, यानी जो लिगैंड का संयोजन होता है बीजेरम के अनुसार, जो लिगैंड का संयोजन होगा वो क्या होगा, स्टेप वाइज होता है। एक एक करके लिगैंड जुड़ते हैं और संकुल निर्माण होता है। ठीक है, इस तरह से एक एक लिगैंड जुड़ता जाता है और संकुल का निर्माण हो जाता है। एक साथ संकुल का निर्माण नहीं होता है, तो इस दौरान हमें जो समय व्यवस्था स्थिरांक या कांस्टेंट मिलता है उसे कहा जाता है स्टेप वाइज कांस्टेंट। तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे जेरम ने बताया, बीजेरम ने बताया के अनुसार स्टेप वाइज संयोजन स्थिरांक, हिंदी में कहा जाता है पदवार संयोजन स्थिरांक। तो ये पदवार संयोजन स्थिरांक का निर्माण जो होता है वो क्या होता है कि बीजेरम के अनुसार जो संकुल यौगिक होते हैं, संकुल यौगिकों का निर्माण उनमें धातु तथा लिगैंड के क्रमवार या स्टेप वाइज धातु तथा लिगैंड का स्टेप वाइज संयोजन से होता है। इसके अंदर एन लिगैंड धातु आयन से, जैसे इस अभिक्रिया के अंदर अभिक्रिया M प्लस Ln और हमारा बनता है ML।
समीकरण 1 में, तो यहाँ पर देखो थ्योरम के अनुसार क्या था कि यौगिक का निर्माण जो होगा वो धातु तथा लिगैंड के संयोजन से होता है, और ये धातु तथा लिगैंड का जो संयोजन होता है वो स्टेप वाइज होता है, ठीक है। और इससे एक कांस्टेंट मिलता है, उसे कहा जाता है स्टेप वाइज कांस्टेंट। देखो अब यहाँ समीकरण मेटल और लिगैंड मिलकर क्या बनाएंगे, संकुल बनाएंगे। अब इस संकुल का निर्माण जो होगा समीकरण 1 में लिगैंड एन लिगैंड धातु आयन से तब तक संयोजित होते जाते हैं जब तक कि एन से तब तक एक एक करके एक लिगैंड संयोजित होते जाते हैं जब तक कि एन लिगैंड ना जुड़ जाए। तो स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट या हम जेरम मेथड गए देखी है। तो जेरम के अनुसार क्या था कि संकुल का यौगिकों का निर्माण धातु लिगैंड के संयोजन से होता है, पर ये धातु लिगैंड के संयोजन के अंदर जो लिगैंड का संयोजन धातु के साथ होगा वो स्टेप वाइज होगा और एक साथ नहीं होगा, स्टेप वाइज होगा या एक एक करके लिगैंड। जैसे समीकरण एग्जांपल के लिए समीकरण एक कहना मेटल लिगैंड क्रिया करके संकुल बनाना है, यहाँ एन लिगैंड है, तो ये एन लिगैंड जो है इसके अंदर समीकरण 1 में एन लिगैंड धातु आयन से तब तक एक एक करके एक एक लिगैंड संयोजित होते जाएंगे जब तक कि एन लिगैंड ना जुड़ जाए, ठीक है। तो इस तरह से जेरम मेथड होती है। यहाँ हम स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट निकालेंगे। तो एन लिगैंड का जुड़ाव कैसे होगा, जैसे एम एन लिगैंड केवल एमएल बना रहे हैं, अब फर्दर एमएल में एन जुड़ेगा, ML2 बन जाएगा। फर्दर इस ML2 की रिएक्शन दूसरे लिगैंड के साथ करवाई जाएगी, ML3 बन जाएगा। और इस तरह से हमारे पास ML3 है तो n-1 हो जाएगा। यहाँ n हो गया और यहाँ कितना लिखते हैं n-1 प्लस Ln। तो जो लिगैंड हमारे पास Kn आएगा तो क्या हो जाएगा ML n माइनस n, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या बन जाएंगे, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट आ जाएगा। यानी अब देखो यहाँ पहले मेटल लिगैंड के साथ जुड़ा, इस तरह से संकुल बना, फिर एक एक करके हमारे पास एन लिगैंड जुड़े, तो इस तरह से फॉर्मेशन कांस्टेंट है, यानी कि इस तरह से क्या होगा, लिगैंड का संयोजन होगा। यहाँ से हम फॉर्मेशन कांस्टेंट निकालेंगे तो केवल K2 K3 और Kn ये साम्यावस्था स्थिरांक है। इन साम्यावस्था स्थिरांक को हम या साम्यावस्था पदवार स्थिरांक है, जिसे K1 K2 K4 Kn से नाम नोट करके हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, β1 β2 और β3 और βn का यूज करते हैं, जिसे कहा जाता है स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। Kn इजिकल टू होता है उत्पाद की सक्रियता के अणु, जिसे हम सांद्रता के रेफरेंस में लेते हैं
क्योंकि सांद्रता के रेफरेंस में इसलिए लिया जाएगा क्योंकि इसके अंदर हमने साम्यावस्था स्थिरांक जो निकाला था, हमने देखा था कि जल के साथ जुड़ा होकर पहले हम क्या लेते हैं, विलयन लेते हैं, जल योजित धातु लेते हैं, और जल योजित धातु को हम किसके साथ जोड़ते हैं, लिगेंड के साथ, और लिगेंड के साथ जुड़कर ये क्या बना लेता है, संकुल बनाता है। जो जल होता है उसकी सक्रियता गुणांक का मान जो होता है वो इकाई होता है, इसलिए यहाँ पर सक्रियता की जगह क्या यूज किया जाता है, सांद्रता, क्योंकि सक्रियता का फॉर्मूला होता है A = A गामा A, यानी ये तो हो गया सक्रियता गुणांक और ये हो गई इसकी सांद्रता, A की सांद्रता। तो अगर सक्रियता गुणांक क्या लिया जाए, सक्रियता क्या ली जाए, इकाई हो जाए, यूनिट 1 यूनिट हो जाए, तो इसके अंदर जो सक्रियता होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, सांद्रता पे। ठीक है, इस तरह से इसकी सांद्रता ली जाती है। यहाँ पर उत्पाद की सांद्रता ml n अपॉन अभिकारक की सांद्रता n-1 और n। ठीक, तो यहाँ पर k को हम bn से रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ml n अपॉन ml n-1 और ln। इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टेप बीटा, जहां पर बीटा एन क्या कहलाता है, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से इसे कहा जाता है स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट बीटा एन को, जो किसने दिया था, बी जेरम मेथड के अनुसार निकाला जाता है, जो बी जेरम ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि जो संकुल यौगिक है उनका स्थायित्व कौन कौन से फैक्टर हैं उनके द्वारा प्रभावित होता है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो संकुल यौगिकों के स्थायित्व को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संकुल यौगिकों के अंदर क्या होगा, किनसे बनते हैं, धातु, केंद्रीय धातु आयन होता है, और ये क्या होते हैं, लिगैंड। तो केंद्रीय धातु आयन जो है वो लिगैंड के साथ बंध निर्माण करते हैं। अब ये बंध जो जितना मजबूत होगा वो लिगैंड उतना ही क्या होगा, वो संकुल उतना ही क्या होगा, स्थायी होगा। तो इस तरह से धातु के नेचर, तो धातु की जो प्रकृति है, धातु की प्रकृति और लिगैंड की प्रकृति जो होती है, ये दोनों ही क्या करती हैं, इसके संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करती हैं। अब धातु की जो प्रकृति होती है इसमें क्या हम देख सकते हैं कि धातु का आकार कैसा है, उस पर आवेश कितना है, धातु पर आकार कैसा है, उस पर आवेश कितना है, धातु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का जो गुण है, इलेक्ट्रॉन, धातु में इलेक्ट्रॉन ग्राही गुण कैसा है। नेक्स्ट हम देखते हैं धातु के अंदर इसकी क्रिस्टलन, जो क्रिस्टल का निर्माण, क्रिस्टलन ऊर्जा होती है, उसका मान कितना है। तो इस तरह से ये जो नेचर होते हैं धातु के, वो क्या करते हैं, इसके संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करते हैं, संकुल के स्थायित्व को क्या करेंगे, प्रभावित। इसी तरह से लिगैंड की जो प्रॉपर्टी होती है, सेम प्रॉपर्टी, आकार, साइज एंड चार्ज। नेक्स्ट यहाँ पर किलेक्ट इफेक्ट देखा जाता है, लिगैंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाती है, इसी तरह से इस लिगैंड की क्षारीय प्रकृति देखी जाती है, इसके अंदर लिगैंड की जो ये ग्राही, इलेक्ट्रॉन ग्राही गुण है, इसे अम्लीय प्रकृति भी कहा जाता है। तो लिगैंड की अम्लीय प्रकृति और धातु की क्षारीय प्रकृति, जो लुईस के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं, क्षार। तो इस तरह से लिगैंड की जो लिगैंड का जो नेचर होता है और मेटल का जो नेचर होता है, उसके आधार पर या इसके जो नेचर है, इसका संकुल यौगिक जो बनेगा उसका स्थायित्व उन दोनों से प्रभावित होगा। ठीक है, तो इस तरह से एक एक करके हम देखेंगे।
सबसे पहले स्टार्ट करेंगे धातु का नेचर, यानी धातु की प्रकृति में आकार जो है और जो उसका आवेश जो है वो संकुल यौगिकों के स्थायित्व को किस प्रकार से प्रभावित करता है, और इसे हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।